नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं 24 के लोकसभा चुनाव की, इस साल के लोकसभा चुनाव की और द ग्रेट इंडियन सेल की। देखिए, जब त्योहारों का मौसम आता है तो बाजार में, मॉल्स में सेल लग जाती है। एक पर एक फ्री, दो खरीद लो एक फ्री, 40% डिस्काउंट, 60% डिस्काउंट, ले जा ले जा ले जा, फ्री में ले जा। लगभग इस तरह से आपको आकर्षित किया जाता है दुकानदारों द्वारा। पर यह चुनावी मौसम है तो नेता भी तो लुभाने में कम नहीं होते। राजनीतिक दलों ने भी अपनी दुकानें सजा दी हैं और वोटर को, जनता जनार्दन को लुभाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। और इसी कोशिश में एक कड़ी जोड़ दी बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी गठबंधन जो है इंडिया के बड़े नेता नीतीश कुमार ने। अब नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराई, एक आर्थिक सर्वे कराया, उसी को आधार बनाकर उन्होंने कहा कि बिहार में 94,33,000 गरीब लोग हैं। गरीब का पैमाना क्या? जो 6,000 रुपए महीने ना कमा पाए। तो ऐसे मोटे मोटे पकड़ लेते हैं, 94 लाख परिवार हैं। अब इनको संबल देना है, इनको उठाना है, रोजी रोटी देनी है। तो कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित कर दिया है कि इन 94 लाख लोगों को, परिवार हैं ये, लोग नहीं, 94 लाख परिवार, हर परिवार में से एक सदस्य को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी हां, सही सुना आपने, 2 लाख रुपए 5 साल के भीतर ये पैसे दिए जाएंगे। 3 किस्तों में दिए जाएंगे। पहले 25% यानी कि 50,000 रुपए, फिर 50% यानी कि लाख रुपए, और तीसरी किस्त 50,000 रुपए की। और 62 लघु उद्योग चिन्हित किए गए हैं कि भाई खुद मुख्तारी होनी चाहिए, अपने पैरों पर आदमी खड़ा हो। अब राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो ये बहुत ही सोची समझी एक रणनीति दिखाई देती है। दूसरी तरफ भी हमें देखना होगा ना, एनडीए की तरफ से, बीजेपी की तरफ से जन कल्याणकारी नीतियों की एक बहार सी, एक फुलझड़ी सी, एक झड़ी सी लगा रखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को अगले 5 साल और मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। पर यहां नीतीश कुमार यह संकेत देते दिखाई दे रहे हैं कि मुफ्त में अनाज की जरूरत क्या, अगर रोजी रोटी कमाने लायक आदमी हो जाए, और मैं वही कर रहा हूं। मायावती ने भी यह इशारा किया था अपने 68वें जन्मदिन पर, जब बीजेपी पर निशाना साधा था। समाजवादी पर तो साधा ही था। अब 1,88,000 करोड़ का कुल मिलाकर यह खर्च आएगा। 2 लाख रुपए 94 लाख लोगों को दिया जाए, 1,88,000। अब कुछ आंकड़े मैं आपको बताता हूं। बिहार का कुल बजट, सालाना बजट, वो 2,38,327 करोड़ का है। 1,88,000 करोड़ की योजना का ऐलान हो गया। बजट ही है 2,38,327 करोड़। और कर्ज कितना है? 2,86,000 करोड़। यह पहले से ही कर्ज है। और इसके लिए प्रावधान क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है 250 करोड़ रुपए का इस वित्तीय वर्ष में। अब तो महीना भर बचा है। और अगले साल के लिए सांकेतिक तौर पर 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, यानी कि 1,250 करोड़ खर्च होने हैं। 1,88,000 करोड़। अब केंद्र सहायता नहीं करता, यह लगातार एक शिकायत रही है नीतीश सरकार की। विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जाता। आरबीआई से वो उधार मांगने की पेशकश भी करने वाले हैं, उसका मसौदा तैयार है।
तो क्या ये वोटर को लुभाएगा? बीजेपी कह रही है कि ये दे ही नहीं पाएंगे 2 लाख रुपए इन गरीबों को। सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। पलटवार कर रही है जेडीयू। ये अरे भाई, आप भी तो 15 लाख रुपए खाते में देने वाले थे लोगों के, उसे जुमला बता दिया बाद में। 2 करोड़ रोजगार सृजित करने वाले थे आप हर साल। अब 10 साल पूरे होने को आए तो 20 करोड़ रोजगार सृजित होने चाहिए थे। पर अब यहां भरोसे की बात आ जाती है और गारंटी। सामान खरीदते हैं तो गारंटी पर नजर होती है। नारा गढ़ दिया है बीजेपी ने, मोदी की गारंटी। अब उसमें फिर से आता हूं, ये जो 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, इसमें खर्च कुल कितना है, यह भी देखने वाली बात है। 11,80,000 करोड़ रुपए अगले 5 साल में खर्च होने वाले हैं। 11,80,000 करोड़ रुपए। और इसमें किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए। खबर यह आ रही है अंतरिम बजट में ये 9,000 या 12,000 किया जा सकता है। 60,000 करोड़ रुपए का खर्च उसमें भी है। उज्ज्वला योजना है, मुद्रा लोन है। मुद्रा लोन की तो बात ही करेंगे और आंकड़े सुनेंगे तो सर चकराने लगेगा। 41 करोड़ से ज्यादा मुद्रा लोन के तहत पैसे दिए गए हैं। उसमें शिशु यानी कि 50,000 से कम वालों की तादाद ज्यादा है। एवरेज जो आती है वो 28,000 रुपए दिए जा रहे हैं। बहुत से जानकार ये सवाल उठाते हैं कि 28,000 रुपए देकर कोई अपनी रोजी रोटी कैसे चला पाएगा। ये सब एनपीए हो जाएंगे। 23 लाख करोड़ रुपए का आवंटन हो चुका है। बिहार की वित्तीय स्थिति तो मैंने आपके सामने रख दी। 2,32,000 2,38,000 करोड़ का बजट, 1,88,000 करोड़ की योजना। तो अगर केंद्र पर भी नजर डालें तो केंद्र भी उसी नैया में सवार दिखता है। वो चरवा कहा करते थे ना, कर्ज लेकर घी पीना। सब यही कर रहे हैं क्या? बीजेपी कहती है ये जन कल्याण है। असल में केजरीवाल जब ताल ठोकते हैं अपने दिल्ली मॉडल की कि मुफ्त में पानी, मुफ्त में बिजली, शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य पर ज्यादा बजटीय प्रावधान, तो वो कहते हैं ये तो मेवा है, सेवा तो हम कर रहे हैं। अब ये परिभाषा कौन गढ़ेगा? किसकी बात माने कि कहां सेवा हो रही है और कहां विशुद्ध मेवा चुनावी फायदे के लिए बांटा जा रहा है? जो दिल्ली का बजट है, या मैं कर्ज की बात करूं, 2018 में 3,326 करोड़ का कर्ज था। 2023 में 5 साल में यह बढ़कर 19,185 करोड़ हो गया। 4.5 गुना बढ़ गया है कर्ज। पर दिल्ली सरकार कहती है हमारा बजट ही 30,000 का था, अब 70,000 का हो गया, हम कर लेंगे। तो दरअसल कहानी यह है कि किसकी बात मानी जाए। और मैं बात कर रहा था केंद्र के वित्तीय प्रबंधन की, उस पर भी निगाह डालना जरूरी हो जाता है। राज्यों की वित्तीय स्थिति बदहाल है तो केंद्र भी 173 लाख करोड़, आंकड़ा समझिएगा, दिमाग की नसें फट जाएंगी, यह केंद्र सरकार पर कर्ज है। 173 लाख करोड़। 55-60 लाख करोड़ था यह 2014 में। आईएमएफ ने भी इस बात पर सवाल उठाए हैं कि कहीं कर्ज के घल्लू घारे में यह देश ना फंस जाए। हमारे देश की बात हो रही है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है, जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसका 81% कर्ज है। 81%। ऐसा भी हो सकता है जितना हमारा सकल घरेलू उत्पाद हो उतना ही कर्ज भी हो जाए, तो बही खाते में सब बराबर ही हो जाए।
तो वोट तो मिल जाएंगी, ये कर्ज कौन चुकाएगा आने वाले दिनों में, और जनता किस पर भरोसा करेगी? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, 24 की लड़ाई पैसा बांटने पर आई और खजाना खाली, रेवड़ी मुफ्त वाली। चर्चा में मेरे साथ जेडीयू, क्योंकि उन्होंने ये घोषणा की है, उनके मुख्य प्रवक्ता और सलाहकार भी हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के, तो इनका पुट रहा होगा केसी त्यागी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता, आंकड़ों के बाजीगर हैं, अभय दुबे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जैस्मीन शाह, बीजेपी की तरफ से महेश वर्मा, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट और मुख्य प्रवक्ता AK वाजपेयी, और जाने माने अर्थशास्त्री और सीए भी हैं। तो ये बही खाते को बांचना हम सबसे बेहतर जानते हैं, शरद कोहली। तो केसी त्यागी, ये घूस दे रहे हैं आप वोटर को कि 2 लाख रुपए दो, वोट दे दो। 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं आप। संदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे कहने के लिए आपने बहुत कम छोड़ा है। जिस तरह का विश्लेषण आपने किया है वर्तमान फाइनेंशियल सिचुएशन का, राज्यों के स्तर पर भी और केंद्र के स्तर पर भी, और अभय दुबे जी, आपकी सरकार पर जो आरोप लगते थे उससे कई लाख करोड़ रुपए वर्तमान सरकार ने कर्ज ले लिया है वर्ल्ड बैंक से, IMF से। ये आपके लिए अच्छी खबर है। संदीप जी, कोई राज्य नहीं बचा है जो कर्ज से ना दबा हो, इंक्लूडिंग बिहार। और बिहार से ज़्यादा तो अगर मैं कहूँ कि केरला भी है, पंजाब भी है, और मिजोरम भी है, नागालैंड भी है, मेघालय भी है, हिमाचल भी है, राजस्थान भी है, लेकिन बिहार भी है। अब ये फ्री बीज को लेकर के आप भी, मोदी जी भी और हमारे गठबंधन के नेता भी समय समय पर बहस करते रहे हैं। अब फ्री बीज भी 2 तरह की है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक जो है मुफ्त में बांटने वाली, जिसकी प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि 15-15 लाख हर हिंदुस्तानी के खाते में जाएगा। जरा उसका हिसाब और मुझे बता दो, मेरा अर्थमेटिक कमज़ोर है, केमिस्ट्री अच्छी है मेरी, कि अगर हिंदुस्तान के हर परिवार के एक आदमी के 15-15 लाख जाते तो वर्ल्ड बैंक से और IMF से कितना कर्ज लेना पड़ता। ये जो 62 व्यवसाय चिन्हित किए हैं ये आर्टिजन्स ट्रेड के हैं। जो गांधी जी कहते थे ग्राम को अगर स्वावलंबी बनाना है, बाद में हमारे नेता चरण सिंह जी भी कहते थे, और भी गांधीवादी विचारक कहते हैं, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से नहीं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से होगा, जिसमें पैसे कम लगेंगे और रोजगार ज़्यादा लोगों को मिलेगा। उल्टा हुआ, खैर उस पर भी बहस नहीं करना चाहता। अब ये आटा, सत्तू, बेसन, मसाला, नमकीन, जेली, सॉस, पापड़, इस तरह की 62 व्यवसाय है जिसमें लोन दिया जाए। ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। लोन नहीं दिया जाएगा, एक सेकंड, सहायता दी जाएगी। त्यागी साहब, लोन नहीं, आप सीधे हाँ। सहायता दे रहे हैं। ये मुद्रा लोन से अलहदा है, आप सीधे उनके खातों में पैसे देंगे। सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, कागजों में भी बड़ा अच्छा लग रहा है। वो अंग्रेजी में एक कहावत है, अन्यथा ना लीजिएगा, कि शो मी द मनी हनी। पैसा कहां से आएगा? 2,38,000 करोड़ का पूरा बजट, 1,88,000 करोड़ रुपए इस योजना पर खर्च करने पड़ेंगे। प्रावधान आपने किया है 250 करोड़ का, तो आप भी जुमला दे रहे हैं क्या? जुमला गढ़ रहे हैं। 15 लाख का तो जुमला है, वो अमित शाह ने मान लिया कि हमने तो जुमला गढ़ा था। संदीप जी, पैसा वहीं से आएगा जहां से बेटी के जन्मदिन पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड आएगा। 12वीं के बाद छात्राओं को स्कूटी आएगी। केंद्र सरकार से मिलने वाली 6,000 निधि में राज्य सरकार भी 6,000 देगी। किसानों को 12,000 रुपये मिलेंगे।
मातृ वंदना योजना में 5,000 से बढ़ाकर 80,000 रुपये होंगे। और मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हमारे मित्र वर्मा जी बैठे हैं, उन 1,47,000 करोड़, 89 करोड़ छत्तीसगढ़, इतना कुल मिलाकर के आरबीआई का डाटा बताता है कि 24-25 में और 28-29 के दौरान मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज का 40.3% राशि चुकाना होगा। तो वो डूब रहे हैं, उनका बंटाधार हो रहा है, तो आप भी बंटाधार करने पर आमादा हैं। ये सीधी वोट की लड़ाई है कि वोट लेनी है? नहीं, मैं एक और चीज़ विनम्रता पूर्वक आपसे कहना चाहता हूं, और हमारे पुराने मित्र बैठे हैं एलजेपी के, रामविलास जी भी उसमें हमारे साथ थे। ये जो एक तो आपने बहुत अच्छी बहस आज शुरू की है, जो केंद्र की प्रायोजित योजनाएं हैं उसमें केंद्र की हिस्सेदारी 75% से घट करके 40% तक रह गई है। अब बिहार जैसा गरीब राज्य, और बिहार अकेले गरीब नहीं है, उड़ीसा है, बाजू का राज्य है, आसाम है, इवन पश्चिमी बंगाल है, ये जो पूर्वांचल है सारा। अब केंद्र सरकार पहले योजनाओं में 75% तक की हिस्सेदारी देती। बिहार की मांग क्या है जिसका आपने जिक्र किया, हमारे पास बचा क्या है? जमशेदपुर चला गया, हमारे पास से टाटा नगर चला गया, हमारे पास से रांची चला गया। जितने भी बंटवारे के बाद खनिज थे, पदार्थ थे, कोयला था, 18 साल हो गए नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बने हुए, चले गए। मुख्यमंत्री बने 18 साल हो चुके हैं। पहले दिन से ही, जब 2005 में बने हैं तो 2005 से, तब तो हम और ये वर्मा जी की सरकार इकट्ठी थी। पहले हम लोगों ने केंद्र की सरकार जो मनमोहन सिंह की थी उससे जाकर के निवेदन किया, और ये अपने रघुराम राजन साहब उस समय थे, उनको नियुक्त किया गया। तो मैं कर्ज भी के गया, बोझ शरद में यादव जी गए, और भी कई लोग गए, कर्ज के बोझ के तले दबा दोगे बिहार को। एक और आंकड़ा आपको बता दूं, जो लायबिलिटीज हैं बिहार पर सकल घरेलू उत्पाद के हिसाब से देखें 37%, और जो बकाया है अभी राज्य सरकार पर 2018 में 1,56,981 करोड़, ये छोटी मोटी रकम नहीं होती, ये बढ़कर 3,19,618 करोड़ हो गया है, बढ़ोतरी 104% की। संदीप जी, मैं आशा कर रहा था आपसे जब आपका प्रारंभिक संबोधन था कि कम से कम बिहार में स्वावलंबन के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट के लिए जो योजना बनाई है, अगर ये इम्प्लीमेंट होती है तो बिहार स्वावलंबी बनेगा। और जो आर्टिजन्स की ट्रेड में लगे गरीब गुरबा लोग हैं, सभी जातियों के, ये जो बिहार का जातिगत आंकड़ा आया था उसमें कुछ हमारे मित्र जो विरोध कर रहे थे, उनका कहना था तो जातिवाद फैलेगा, तो इसमें तो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं वो भी शामिल है। तो सशक्तिकरण का एक जरिया है, हमारी प्रशंसा करेंगे। ठीक है, खुद मुख्तारी का एक जरिया है, पर वो पैसा कहाँ आएगा? खुद मुख्तारी का एक जरिया है, आप मुफ्त में अनाज दे रहे हैं, उससे बेहतर उसके हाथ में एक नौकरी पकड़ा दो, तो क्या ये बेहतर जरिया है? महेश वर्मा कैसे देखते हैं नीतीश कुमार के इस प्रस्ताव को? पारित हो गया है कैबिनेट द्वारा। संदीप भाई, मैं भी आपको आज के इस कार्यक्रम के लिए साधुवाद कहूँगा और धन्यवाद करता हूँ कि लगातार जो एक भ्रम की एक राजनीति जो है प्रधानमंत्री गरीब अन्न योजना को लेकर जो फैलाई जाती है, और उसकी तुलना उससे की जाती है जो इस देश में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाते हुए ये फ्री बीज के लोग, जब इन्हें कुछ नहीं सूझता है भ्रष्टाचार और वोट के नाम पर, तो एक ऐसी चीज़ को लाते हैं और उसके बाद वो फिर योजना कहाँ जाती है और किस तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती है, इसका कहीं साक्षात अगर प्रमाण, मतलब ये मेवा बांट रहे हैं, आप असल में सेवा कर रहे हैं। मतलब आप सेवा कर रहे हैं, 81 करोड़ 35 लाख को मुफ्त में अनाज देकर असल में आप सेवा कर रहे हैं, आप रेवड़ी नहीं बांट रहे। संदीप भाई, मैं आपको निश्चित रूप से, मैं इसीलिए शुरुआती संबोधन में यही आपसे कहा कि इस पे आज जो भ्रम जो है ना छटेगा,
और उस चीज़ से कहीं न कहीं इसका तुलना करने का जो आज आपके सवाल है, उससे कहीं न कहीं दर्शकों को लाभ होगा। 1961 से संयुक्त राष्ट्र संघ जो है पूरे विश्व में जो है खाद्य सुरक्षा का कार्यक्रम चलाता है। 120 देशों में इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं, वो किसी राजनीतिक कारणों से नहीं चलते हैं। और इस देश में 2007 में कवायद शुरू हुई और 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लाया गया इस नियत से कि हम जो है ग्रामीण क्षेत्र के 75% और शहरी क्षेत्र के 50% ऐसे लोग हैं जिनके पास अन्न की जो है अन्न के अभाव में कहीं वो भूखे ना सो जाए, उनको कहीं ना कहीं इस कानून की वजह से जो है उनको खाद्यान्न मिले। और उसके वजह से आज 81 करोड़ सुन लीजिए पूरी बात। वो 81 करोड़ की बात इतनी बार हो गई, थोड़ी नई जानकारी दे देते हैं। देश में मजाक जब बनाया जाता है ना, किसी अच्छी चीज का मजाक बना दिया जाए, उसमें भ्रम फैलाया जाए, कोई भ्रम नहीं, पर्दा जब उठने लगे और उसके ऊपर फिर सुनिए ना आप तो पत्रकार रहे हैं, 60 के दशक का जिक्र किया, बिल्कुल ठीक है। 81 करोड़ 35 लाख लोगों को दिया जा रहा है, मतलब ये काम मोदी सरकार ने ही आके किया। देश में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं थी क्या? और इतने लोगों को राशन की दुकान से 2 रुपए और 3 रुपए में गेहूं और चावल नहीं मिलता था क्या? वो 2 रुपए और 3 रुपए अब देने नहीं पड़ रहे, इतना ही किया है ना। आप ये कह रहे हैं कि देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन था नहीं। ये पॉइंट आपने जो ये नहीं हाँ, ये जो अंडरलाइन किया ना, हाँ यही अंडरलाइन जो आपने किया, हम वही कर रहे हैं। हम कोई नौटंकी नहीं कर रहे हैं, हम नाटक नहीं कर रहे हैं, अच्छा। हम कोई छलावा और भुलावे की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम कोई किसी तरह से जगलरी और बाजीगरी नहीं दिखा रहे हैं। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं, जो अभी आपने कहा 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है, हमारा जो बजट का जो वो तो पहले भी आता था, इसका खर्चा 80 करोड़ लोग हैं। 1 मिनट सुनिए ना, 5 आदमियों, और आज 1 मिनट सुनिए, थोड़ा गणित आज कर लेते हैं ना, ठीक। 2 रुपए या 3 रुपए, मजेदार बात सुनिए, उसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है। अच्छा सुन तो लीजिए मेरी बात, उसमें राज्य बताइए मेरा गणित गलत है तो मेरा गणित गलत हो तो महेश भाई इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? 2 रुपए और 3 रुपए, 3 रुपए पकड़ लेते हैं। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज 3 रुपए पहले देने पड़ते थे, अब नहीं, तो 3 पंजे 15 और 80 करोड़ को 15 से कर दो तो ये 1200 करोड़ रुपए ही तो हुए। गलत है मेरा आंकड़ा? और उसको 12 से कर दो तो 14,400 करोड़ रुपए का कुल खर्च है। उस चीज को आपकी बिल्कुल ठीक है सर, इसमें सवाल ये है कि ये जो लक्ष्मण रेखा है ना, जिसका हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं, हाँ। ये लक्ष्मण रेखा मेवा और सेवा के बीच में जो आपने कहा, हम उसको इकोनॉमिक्स में गुड सब्सिडी और बैड सब्सिडी कहते हैं। हाँ। तो आपने सेवा और मेवा बड़ा अच्छा नाम दिया। वो जो लक्ष्मण रेखा है वो बहुत रिलेटिव है, किसी का परसेप्शन किसी तरीके से है, किसी के लिए बस का किराया फ्री करना बहुत बड़ी बात है। किसान सम्मान निधि में 6,000 रुपए देना, यानी कि 60,000 रुपए का खर्च, ये सेवा है या मेवा? जबकि किसान को मेहनत की माकूल कीमत नहीं दी जा रही, एमएसपी को कानून नहीं बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि जिस किसान के पास बिल्कुल पैसा नहीं है उसके लिए सेवा हो गई, जो किसान को कीमत मिल रही है, प्रॉफिट में है, मुनाफे में है, उसके लिए मेवा हो गया। ये आप एक ऐसा क्राइटेरिया मान के चल सकते हैं। पर अब सवाल ये उठता है संदीप कि क्या इसका इंपैक्ट क्या होता है? आपने ये तो हम पहले भी, मुझे याद है, आपके शो पे कई बार डिस्कस किया। मुझे लगता है लोगों को यह समझना जरूरी है, और खासकर जो लोग इसका जो लाभार्थी हैं। तो भाई शौचालय 1 मिनट सुनिए ना, शौचालय बनवा दिए, आवास पक्के मकान बनवा दिए, ये सेवा है? या अगर मैं दिल्ली मॉडल की बात करूं, आम आदमी पार्टी आपको मुफ्त में बिजली पानी दे रही है, स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाएं दे रही है, वो सेवा है कि मेवा है? देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों चीजें मैं सेवा मानता हूं, इसमें कोई दो राय नहीं। और मेरे ख्याल जितने भी इकोनॉमिस्ट दुनिया में होंगे, यूनाइटेड नेशंस को मिला के, वो सब इसको सेवा मानेंगे। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं इससे, अब मैंने हिस्ट्री खंगाली जब संदीप, तो जयललिता स्वर्गीय, उन्होंने सबसे पहले, आपको याद होगा, साड़ी, टीवी सेट्स, वॉशिंग मशीन, प्रेशर कुकर बांटे थे। अब देखिए, आप जब साड़ी बांट रहे हैं और टीवी सेट्स बांट रहे हैं, मैं इसको सेवा नहीं मानता हूं। क्यों सेवा नहीं मानता हूं? क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है जिसके बिना आप जीवित नहीं रह सकते, जिसके बिना आप बेसिक जिंदगी नहीं जी सकते हैं। मुझे लगता है कि सेवा और मेवा की ये जो लक्ष्मण रेखा है, हालांकि लक्ष्मण रेखा निकालना बहुत कठिन है, पर इसका जो असर है ना संदीप, वो असर पे मैं चाहूंगा आप मुझे 1 मिनट सिर्फ दें कि उसका असर क्या होगा। असर आने वाली पीढ़ियों पर होगा, पहला। दूसरा, ये महंगाई को बढ़ाता है। जो लोग अर्थशास्त्र को समझते हैं, आपका फिस्कल डेफिसिट
बिल्कुल बिगड़ जाता है फिस्कल। अर्जेंटीना का मैंने एक केस लिया संदीप। अर्जेंटीना में इन्फ्लेशन इस समय 100% है और उसका नतीजा है सब्सिडीज की वजह से। नोट छापने पड़े उनको, नोट छापे, इन्फ्लेशन बढ़ गई। तो हुआ क्या, जिनको सब्सिडीज मिल रही थी, महंगाई के जरिए वो पैसा उनकी जेब से निकल गया। एक तरफ सब्सिडी तो मिली, ग्रेट इंडियन सेल लगी हुई है ना, अब कोई परिभाषित करेगा नहीं अबे दुबे कि सेवा क्या है, मेवा क्या है, और ये दिल मांगे मोर, वोटर का हाल ये है, और ये बात आप समझ गए हैं। खेल यहां है ना। संदीप चौधरी जी, ग्रेट इंडियन सेल क्या है पता है आपको? मोदी सरकार की एयरबस सेवा। 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक ट्रस्टर्स, विजय माल्या, मेहुल भाई, नीरव भाई, संदेश सराबंधु, ऋषि अग्रवाल, जो विदेश भगा दिए। 5,35,000 करोड़ वो। एनसीएलटी का स्कैम है 5,38,000 करोड़ रुपए का। 8-8, 10-10 हजार करोड़ की कंपनियों को 200, 150 करोड़ रुपए में सेटल करो, ये 5,38,000 करोड़ रुपए। 14 लाख करोड़ रुपए जो राइट ऑफ कर दिए वो। तो ये जो 20-25 लाख करोड़ रुपए है ना, 12 से 13 स्टेट्स में ये स्कीम लागू की जा सकती है, और एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम भविष्य के भारत में एक ऐसी दिशा दिखाई है बिहार की सरकार ने, जो लोग कल तक याद कीजिएगा। प्रधानमंत्री जी जो रेवड़ियां बोलते थे और अब मोदी की गारंटी पर आ गए, कल से वो भी माला जपेंगे कि जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है। ये बहुत बड़ा कदम है जातिगत जनगणना का। ये पूछते थे रोज चैनलों पर, जातिगत जनगणना कराकर क्या फायदा होगा, गरीबों को क्या उसका लाभ मिलेगा। अब सामने आया है कि पूरी की पूरी गरीबी सिरे से खत्म करने के लिए जातिगत जनगणना, जो राहुल गांधी जी कहते थे, उसके वो लिए कितनी जेब में आवश्यक पैसे है। होने चाहिए ना अबे दुबे। 2019 के चुनाव का ही मैं उदाहरण देना चाहूंगा। 6,000 रुपए, अभी किसान सम्मान निधि का मैं जिक्र कर रहा था, आपने एक न्याय स्कीम निकाली, 72,000 रुपए दे देंगे साल में, यानी कि माहवार 6,000 रुपए, सालाना नहीं। 6,000 रुपए सालाना पर लोगों ने ज्यादा भरोसा किया, क्योंकि पैसे तो चाहिए ना जेब में। 2 लाख रुपए 94 लाख लोगों को बांट दिए जाएंगे, हो जाएगा ये। कागजों में तो अच्छा लग रहा है। संदीप चौधरी जी, किसान कर्ज माफी के समय पूछते थे पैसा कहां से लाओगे, सुषमा स्वराज जी पूछती थी। राज्य की सरकारों से कांग्रेस की ये पूछते थे पैसा कहां से लाओगे। जब हमने फूड सिक्योरिटी एक्ट पास किया, तब पूछते थे 80 करोड़ लोगों को 2 और 3 रुपए में अनाज का पैसा कहां से लाओगे। जब राज्यों की सरकार ने हमारी, आज कर्नाटका की सरकार 1,35,00,000 महिलाओं को 2,000 रुपए रोज दे रही है, बस की मुफ्त सेवा दे रही है, 10 किलो राशन दे रही है, पूछते थे पैसा कहां से लाओगे। अरे FRBM एक्ट है, जो GSDP है उसका 3% कर्ज लेने की आजादी है, 0.5% जो इलेक्ट्रिसिटी के रिफॉर्म्स है उससे बाहर कोई सरकार नहीं जाएगी। माफ कीजिए, अगर उससे बाहर गई तो केंद्र सरकार अपने अनुदानों को रोकेगा। हमने तो उसी बजटरी प्रोविजन में, और ये बहुत क्रांतिकारी कदम है, इसमें सब लोगों को, केंद्र सरकार को भी मैं अपेक्षा करता हूं कि वो कम से कम सहयोग प्रदान करिए। आगे राज्यों की माली हालत आपने देखी है, जनगणना और केंद्र सरकार भी। मैं हर पक्ष की बात करता हूं, यहां पर वेल राउंडेड फिगर्स देता हूं। राज्यों का बट्टा बैठा हुआ है, अर्थव्यवस्था की हालत देखिए, और केंद्र पर भी कुल मिलाकर मैंने सिर्फ अभी एक आंकड़ा दिया कि केंद्र पर 173 लाख करोड़ का कर्ज है। केंद्र और राज्य सरकारों को मिला लो तो 223 लाख करोड़ कर्ज है देश पर, और हमारी अर्थव्यवस्था की वक़्त नेटवर्थ वो 274 लाख करोड़ की है। कहां जा रहे हैं हम अबे दुबे? संदीप चौधरी जी, इकोनॉमी को रिवाइव करने का इससे बेहतर मूल मंत्र कोई नहीं हो सकता। आप ये देखिए कि 100 लोगों के पास, ऑक्सफैम ने रिपोर्ट दी है कि 54 लाख करोड़ रुपया गया है जब ये हमारी कोविड के क्राइसिस थे। मतलब 1.5 वर्ष तक हिंदुस्तान के बजट का पैसा, अगर ये समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों के हाथ में आएगा तो इकोनॉमी रिवाइव कर जाएगी। यही तो मूल मंत्र है। आप क्या सोचते हैं वो तिजोरियों में रख लेंगे पैसा? जैसे अडानी साहब 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहे हैं, कितने एम्प्लॉय है उनकी कंपनी में, तो जब कारोबार उनका। जब बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार मुद्रा लोन देती है, 41 करोड़ लोगों को दिया, 23 लाख करोड़ बांट दिए, तब आप कहते हैं अरे भैया ये सब NPA बन जाएंगे, ये सारे पैसे डूब जाएंगे।
नहीं संदीप जी, नहीं हमने एनपीए का नहीं कहा। हमने ये जरूर सवाल खड़ा किया कि वो 40 करोड़ में से 32 करोड़ शिशु कैटेगरी के, जो हाँ, आपने 50,000 एवरेज से 28,000 रुपए बोला। हाँ, बिल्कुल। अब हम 2 लाख रुपए अगर किसी को देते हैं हम काम के लिए, आप क्या सोचते हैं? जैसे ये स्कीम अनाउंस होगी तो बैंकें तैयार होगी उनको कर्ज देने के लिए कि 2 लाख रुपए तक का सिक्योर लोन है, क्योंकि सरकार 2 लाख रुपए देने का वादा करती है तो बैंक आगे होकर नॉमिनल इंटरेस्ट पर 2 लाख रुपए उनको देगी। पहली किस्त तो 50,000 की मिलेगी, लेकिन वो 2 लाख रुपए का बैंक 1.5 लाख रुपए का बैंक कर्ज दे देगी अगर 2 लाख रुपए अभी तक का देखते हैं वो व्यवसाय करते जमीन 5 पर साल के लिए तो जमीन पर कैसे उतरता है। पर AK वाजपेयी गरीबों के सशक्तिकरण, खुद मुख्तारी का तो ये एक बेहतरीन जरिया दिखाई देता है कागज पर। ये सेवा है कि मेवा है? हाँ, उसी पे आ रहा हूँ संदीप जी। ये गोलमाल हो रहा है चीज़ों का। अच्छा, जैसे अभी अभय दुबे जी बहुत सम्मानित हैं, विद्वान भी हैं, इन्होंने कह दिया इकोनॉमिक रिवाइवल का बड़ा अच्छा ये संदेश किया है नीतीश बाबू का जो कदम है। इकोनॉमिक रिवाइवल अलग है, वेलफेयर स्कीम्स अलग हैं, एम्प्लॉयमेंट। अरे भाई हाथ में पैसा आएगा, कुछ कमाएंगे, अरे नहीं कुछ नहीं, धंधा ये वो करेंगे नहीं तो है। इकोनॉमी में देखिए, इजाफा होगा। कंफ्यूज ना करिए। देखिए वही हम कह रहे हैं, कंफ्यूज ना करें चीज़ों को। वेलफेयर स्टेट है तो वेलफेयर स्कीम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्लैरिफाई की गई है, वो लागू करनी है, लेकिन वो किसके लिए है? वो अंतिम आदमी तो वो गरीब है 94,33,312 या 321 गरीब है ना। हाँ, तो उसको क्या आप कैश देंगे? देखिए अच्छा, नहीं देना चाहिए कैश नहीं लो। देखिए अगर उसको अपलिफ्टमेंट करनी है, एक तो उसको मुहैया कराना है, जैसे क्या शौचालय मुहैया कराना है, घर मुहैया कराना है। धंधा करने के लिए पैसे नहीं देंगे तो मुद्रा लोन क्यों दे रहे हैं? एक सेकंड ना जी, लोन तो वापस होगा ना। देखिए लोन फिर कंफ्यूज कर रहे हो। इकोनॉमिक रिवाइवल किसान को क्यों दे रहे हैं 6,000 रुपए? एक सेकंड लोन सम्मान निधि नाम रख दिया। अरे किसान के साथ भी कंफ्यूज ना करो, वो छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपए। अच्छा, 10 करोड़ है जिनके, हाँ छोटे किसान। भाई 84% किसान छोटे ही किसान है। मेवा कैसे वर्ड जुड़ जाएगा इसमें? ये मेवा वाली स्कीमें नहीं है प्लीज। अच्छा। देखिए मेवा वर्ड तो हो ही नहीं सकता वेलफेयर स्टेट में। मेवा आप का करें रासलीला, दूसरा करे तो आप जानते हैं। नहीं, इसको बड़ा सीरियस मामला है ये। नहीं बड़ा सीरियस है। हाँ, तो इसको पर सीरियस बात में भी तंज भी होने चाहिए ना। नहीं तंज तो करो, आप तंज करो, लेकिन हम सीरियस तरीके से इसको समझना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। देखिए मेवा शब्द इसमें नहीं फिट होगा। सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर स्टेट की बात है, और जब वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो अंतिम आदमी की बात करते हैं। अंतिम आदमी के हाथ में पैसा दिया जा रहा है। 15 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाल दिए जाएं बड़े बड़े कॉर्पोरेट घरानों के, तो काला सूट गुलाबी अखबार वाले उफ नहीं करते, अर्थव्यवस्था पर कुछ नहीं होता। ठीक है, बहुत अच्छी गरीब बात। के हाथ में पैसा आए तो दिक्कत होने लगती है। बहुत बढ़िया बात। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, एनपीए वाला, हाँ, कॉर्पोरेट सेक्टर वाला, कि 10 लाख करोड़ माफ कर दिए गया, ये इकोनॉमिक से कनेक्टेड मैटर है। देखो चीजों को 3-4 बड़े कारोबारियों को उनका माफ कर दो पैसा, या उनको पैसा दे दो डिफॉल्टर होने के बावजूद। एक बात सुनिए, क्यों गरीब को नहीं? ये इकोनॉमिक्स वाले बैठे, इनसे पूछिए, वो एक एसेंशियल एमिनिटीज के अंदर आएगा क्या? अगर कोई आदमी भाग रहा है, कोई एनपीए हो गया है, तो उसमें हेयर कट देके कुछ पैसा तो रिकवर होगा। 96% का। और मैं दर्शकों को समझा दूं, 100 रुपए की कोई चीज हो, पूरा टॉपिक 4 रुपए में उसे संदीप जी दिया जा रहा है आज की पूरी तारीख बात में। कर लो ना, पूरी हाँ, बात कर, पूरी बात करिए। देखिए एनपीए वाला पोर्शन अलग है, रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी अलग है, वेलफेयर स्टेट अलग है, सब्सिडीज अलग है, फ्री बीज अलग है। तो ये सब चीजें 94 अलग लाख गरीबों को 2 लाख रुपए देना सेवा है कि मेवा? ये देखिए ना मेवा में आएगा पहले, क्योंकि वो गरीब गुरबा है, और ना ये सेवा में आएगा। ये सिर्फ राजनीतिक फंडा है। जब इनकी जेब अलाउ नहीं कर, और ये क्या कंपेल कर रहे हैं, ये कोरी राजनीति कर रहे हैं। सरकार अलाउ कर रही है। ये 173 लाख करोड़ का कर्ज। जानबूझकर नीतीश बाबू ऐसे हालात को पैदा कर रहे हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर को और सेंटर को कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़े, और उस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है ऑलरेडी कि क्या फ्री भी है, क्या फ्री भी नहीं है। पर आज तक किसी ने परिभाषा नहीं दी, और परिभाषा दी भी नहीं जाएगी। जैस्मिन, यहां पर जैसा शरद कोहली कह रहे थे कि शिक्षा स्वास्थ्य पे खर्च करना, वहां पर सुविधाएं देना, वो बिल्कुल सेवा है। पर दरअसल सेवा क्या है, मेवा क्या है, ये कंफ्यूजन बनी रहेगी। संदीप जी, पहले तो मैं भाजपा के प्रवक्ता और उनके साथी अलायंस पार्टनर उनकी बातें सुन रहा था। उनकी बातें सुनने में मुझे साफ लग रहा है कि इस देश में मोदी सरकार के अंदर
संविधान को बांटा गया है। अमीरों के लिए कुछ चीज सेवा है, लेकिन वही चीज अगर गरीबों को दे तो वो मेवा बन जाता है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? आपने ये जो एनपीए के आंकड़े बोले, मैं आपको कह दूं, ये 10 लाख करोड़ का आंकड़ा तो 3 साल पुराना था। हाँ। पिछले 10 साल में 15 लाख, मैंने 14.6 15 लाख कहा, एक ही बात जी, नहीं ने बिल्कुल। 10 कहा, मैंने 15 लाख हाँ, ही वो कहा भूल था। जाते हैं। हाँ। उनके लिए 4-5 लाख करोड़ की कोई कीमत नहीं है, क्योंकि अपने अपने दोस्तों के पास ही तो जा रहे हैं। वापस चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू आ जाएगा हमारे पास। 15 लाख करोड़ माफ करना कोई बात नहीं, इकोनॉमिक रिवाइवल है, ये तो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है। चलिए, ठीक है। दूसरा, मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जिस हिसाब से बड़े बड़े उद्योगपतियों को फाइनेंशियल पैकेजेस दिए जाते हैं, आपने वेदांता फॉक्सकॉन के प्लांट का सुना होगा, गुजरात में जाने वाला था, अब उसको वापस ले लिया गया है। उस पे कुल 40,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार देने के लिए तैयार थी। और प्लांट क्या था? सेमीकंडक्टर का प्लांट था संदीप जी, बहुत ही हाईटेक प्लांट। उसमें जॉब्स कुछ जनरेट नहीं होने वाले थे कुछ खास, लेकिन 40,000 करोड़ एक कंपनी को फाइनेंशियल पैकेज दिया जाता है। अब नीतीश जी की सरकार ने देखिए क्या कह रही है कि 2 लाख सबसे गरीब लोगों को अगर हम स्वरोजगार के अवसर बनाने के लिए, अगर हर साल जो इसका निकलता है 5 साल की योजना में, हर साल करीबन 37,000 करोड़ का आवंटन करना होगा। करीब करीब वही चीज हो गई। 2 लाख लोगों को अगर आप स्वरोजगार के अवसर देना चाहते हैं, मेरे ख्याल से हम सबको स्वागत करना चाहिए। पर वो पैसा इनफैक्ट कहाँ उनको एक है? मौका देना चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है, कागज पर बहुत अच्छी लग रही है, मेरे उस सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। पैसा है नहीं, 2,38,000 करोड़ का तो बजट है, 1,88,000 करोड़ की ये योजना है, प्रावधान किया गया है 250 करोड़ रुपए का। जी, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार आई थी और कहा था, पहले साल में हमने घोषणा करी थी कि हम 25% बजट का हिस्सा शिक्षा में स्पेंड करेंगे, खर्च करेंगे। तब से लोगों ने यही पूछा था आपके पास पैसे कहाँ हैं? फिर हमने बोला कि बिजली को हम मुफ्त करेंगे। लोगों ने कहा पैसा कहाँ है? आज आपके ही आंकड़े में देख रहा हूं, जो आरबीआई का कुल कर्ज कितना है जीएसडीपी का, दिल्ली में 2% है। मेरे ख्याल से आंखें निकल आएंगी बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं की कि दिल्ली, देश में ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो सिंगल डिजिट में जिसका डेट टू जीएसडीपी रेशो है। मतलब यह है कि अगर सरकार की नीयत साफ है, ईमानदारी से अगर आप रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हो और अच्छे से खर्च कर रहे हो, तो ये सारी चीजें मुमकिन है। मुश्किल है, मैं नहीं कहता हूं कि आसान होगा, ये लेकिन चलिए, अगर गरीबों के अपवाद लिए हो कोई नई सकता है पहल की दिल्ली, जा रही है तो एक पहले मिनट, स्वागत 10 मिनट। करना चाहिए। नहीं, डेट टू जीडीपी है, जीएसडीपी रेशो आपने बताई और सही बताई है, पर दिल्ली क्या अपवाद नहीं है? बाकी माली हालत, ये पैसे कौन भरेगा? अपनी आने वाली पुश्तों पर हम कर्ज डालकर जाने वाले हैं क्या? देश तो हमारा है। बिल्कुल संदीप जी, इसलिए मैं कह रहा हूं, दिल्ली का मॉडल आज देश के सभी राज्यों, सभी के सामने एक मॉडल है कि आपने शिक्षा पे सबसे ज्यादा खर्च किया, स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा खर्च किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर सके। फिर भी आपने 2% का ही आपने कर्ज अपने ऊपर चढ़ाया। मतलब अगर आप ईमानदारी से सरकार का चलाओ, जो फालतू की स्कीमें हैं उसको बंद करो, और जहां पे लोगों को स्कीमों का फायदा हो रहा है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं, अगर वहां पे खर्चे करो, अपने अबजपतियों के 15 लाख करोड़ नहीं माफ करो, तो जरूर आपके पास पैसा निकल आएगा। और मेरे ख्याल से नीतीश जी यही करना चाहेंगे, तो हम स्वागत करते हैं और हम आखिरी देखेंगे, हम भी कमेंट उनसे चाहूंगा, सीखना मैं चाहेंगे। समझ गया आपकी बात शरद। आखिरी कमेंट, यहां एक दूसरे पर बस उंगलियां उठाई जाएंगी। अब सरकार का, केंद्र सरकार का डेट टू जीडीपी रेशो देखो 81% है, यानी कि जितनी हमारी वक़्त है उसका 81% तो हमने कर्ज लिया हुआ है। तो केंद्र पर भी वही लागू होता है, यानी कि बीजेपी पर, विपक्षी दलों पर भी। तो ये खेल कहां जाकर रुकेगा? मुझे नहीं लगता संदीप के ये खेल रुकने वाला है, क्योंकि शेर के मुंह खून लग गया है। ये दिल मांगे मोर। बिल्कुल, आप अगर वोटर को देखिए, अगर आप कुछ भी फ्री देंगे और अगर वोट बटन दबाते टाइम उसके दिमाग में बिजली का बिल सामने आ गया, उसके मन में, तो वो बटन दबा देगा। आप देखिए, सीधी सी बात उसके है, खाते में 2,000 रुपए गिर बिल्कुल, गए, उसको ख्याल आएगा चुनाव से ठीक पहले, तो वो 2,000 रुपए दिखेंगे कि बिल्कुल आ गए। दिखेंगे। और इसमें देखिए, एक हम लोग इकोनॉमिक्स में टर्म यूज करते हैं, आपने क्योंकि आखिरी कमेंट के लिए बोला है, मैं जरूर बोलना चाहूंगा, उसको हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर राज्य सरकार को, हर केंद्र सरकार को पहले उस फ्रीबी की, उस मेवे की, उस सेवा की, दोनों की बात कर रहा हूं, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वोटर को बतानी चाहिए कि आपको यह मिलेगा एक जेब में, पर दूसरी जेब में, आपकी जेब से ये आज 100 रुपए का अगर मान लीजिए ग्लास में खरीद रहा हूं, अगर
और अगर 100% इन्फ्लेशन अर्जेंटीना का मैंने एग्जांपल दिया, इसका मतलब अगले साल ये 200 रुपए का होगा। ये कौन बताएगा? यहां पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की नहीं, वोट लेने की अपॉर्चुनिटी तलाशी जा रही है क्या? और ये अपने आप में बहुत ही अहम और गंभीर सवाल हो जाता है। वी आर अ वेलफेयर स्टेट, गरीबों का उत्थान हमारी जिम्मेदारी है, ये संविधान में भी निहित है, पर इसके साथ क्या खिलवाड़ भी हो रहा है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है क्या?